स्टार्ट हो। तो स्वागत है आप सभी का। आज पहला लेक्चर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मैंने फिज़िक्स का पूरा कंप्लीट कर दिया है और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जनरल साइंस के मुकाबले। और जो केमिस्ट्री बची हुई है वो मैं मिसलिनियस टॉपिक जब कराऊंगा आपको साइंस एंड टेक का, तब मैं पढ़ाऊंगा वो आपको। ठीक है। तो आज हम लोग आईपीआर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल भी आए हैं प्रीवियस ईयर में, और जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो वर्ड्स होते हैं जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये से वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कई बार, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, इन सब में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मैं इसलिए आज आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेरे हिसाब से 2 लेक्चर्स लगेंगे इसके अंदर, एंड उसके बाद हम आगे चलेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बाद शायद मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँ, उसके बाद बायोटेक पे आएंगे। थोड़ा सा प्लान में चेंज है तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी भी क्लासेस रहती हैं और एक और जगह पढ़ाना होता है, तो फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। आई होप यू विल गेट इट। तो आगे चलते हैं। आज बात करेंगे पहले व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, फिर कॉपीराइट पे बात करेंगे। कॉपीराइट के बाद पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वैरायटीज़ और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कॉपीराइट वाले में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला जो कॉलेज है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो कॉलेज है, ये यहाँ का बहुत फेमस केस है। इसे राजेश्वरी केस भी कहते हैं। राजेश्वरी केस। अरे भाई सॉरी, वो कैमरा चला गया है तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। हमें तो ऐसे भी ऐसे पढ़ने की आदत है। राजेश्वरी केस भी कहते हैं इसी चीज़ को। ठीक है। पेटेंट में एक नोवार्ट और नोवार्टिस केस हुआ था, 2013 में हुआ था ये। मैं शायद ईयर लिखना भूल गया। ये 2013 का केस है, नोवार्ट और नोवार्टिस केस। उसके बाद हम ट्रेडमार्क में खैर ऐसा कोई केस देखा नहीं है, बट जीआई टैग पे केस देखा गया था। बासमती राइस का केस, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था ऑफ बासमती राइस, क्योंकि पंजाब का काफ़ी हिस्सा हमारे पास भी है और काफ़ी हिस्सा उनके पास भी है। पंजाब 2 हिस्सों में बटा था ड्यूरिंग पार्टीशन, आधा पाकिस्तान के पास है और आधा हमारे पास है। और बासमती राइस पंजाब की स्पेशलिटी है एक। तो ड्यू टू हाई डिमांड इन यूरोप एक बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि बासमती राइस किसका बेटर है फॉर द पाकिस्तान एंड इंडिया, और ऑब्वियसली हम ही जीते थे उसमें और लोगों ने हमारे बासमती राइस को ज़्यादा प्रेफर किया था इस मामले में। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट वेराइटीज़ की। इसके बाद प्लांट वेराइटीज़ की बात होगी जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट पढ़ेंगे। 2001 में आया था। खैर एक्ट के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, बट कुछ चीज़ें बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। फिर थोड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में देखेंगे एंड आफ्टर दैट लेक्चर विल बी एंड। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। ऑल राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ बेसिक बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। पहले तो ये बताओ प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। आप सब तो जानते हो कि प्रॉपर्टी क्या होती है। वैसे प्रॉपर्टी 2 तरीके से एग्जिस्ट करती है, हमेशा याद रखना। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है नॉन फिजिकल या फिर वर्चुअल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। मैं एग्जांपल दूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके फादर के पास ज़मीन होगी या शायद आपके नाम पे भी कुछ ज़मीन हो, तो आप जानते होंगे कि जो ये खेत हो गए, प्लॉट्स हो गए, लैपटॉप है आपका, गोल्ड है, ये सब भी प्रॉपर्टीज में ही गिनी जाती हैं। एंड प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉर, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉर विच एवर वी कैन रिप्रेजेंट। लेकिन कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, इसका कोई प्रूफ है? तो इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको प्रूफ देती है एज अ स्टैम्प पेपर कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी का चेन होता है और आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, वही रियल प्रूफ होता है इन आइज ऑफ कोर्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे को ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर रजिस्ट्री मिली है और ये मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। ठीक है। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और ये उसका प्रूफ होता है। जैसे आपको पता होगा अगर आप फ्लैट्स में रहते हो या फिर नॉर्मल कहीं कॉलोनी में भी रहते होंगे तो आपका घर होता है कि जैसे ये आपका घर है, आपके बगल में आपका पड़ोसी का घर। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग लैंड, तो दिस इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रॉपर्टी पेपर्स की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन है और कौन ज़्यादा ज़मीन को एक्सेस कर रहा है या हड़प रहा है। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वर्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जिसे आप फिजिकली किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बट वो आपके पास है। जैसे मैं कोडर्स के बारे में बात करूँ, जैसे इंजीनियर्स में कोडिंग लाइन होती है, जो ऐप्स का डेवलपमेंट या वेबसाइट का डेवलपमेंट करते हैं, उनका लिखा हुआ कोड भी उनकी प्रॉपर्टी है बट इट इज़ अ वर्चुअल प्रॉपर्टी। वो आपको हाथ में लेके नहीं दिखा सकती है देखो ये मैंने कोड लिखा है,
ऑब्वियसली पन्ने पे लिखा जा सकता है वो, बट इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको दिखा सके। ये एक तरीके का वर्चुअल प्रॉपर्टी है जो एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, नेट वगैरह के वर्ल्ड में है। दूसरा, स्टॉक्स के बारे में जानकारी आपको होगी थोड़ा बहुत। तो स्टॉक्स में मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम लोग कुछ शेयर्स खरीदते हैं और कुछ शेयर्स बेचते हैं। जो शेयर्स खरीदे हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है, उसे हम कभी भी सेल कर सकते हैं या फिर उससे सेल करके पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एनी कंपनी हु इज़ विलिंग टू हैव एडवांसमेंट। मतलब कोई कंपनी है जैसे, और वो अपने फीचर्स को, अपने फंक्शंस को या अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना चाह रही है या फिर और डेवलप करना चाह रही है, तो उसके लिए जो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसके प्रॉफिट का शेयर लेते हैं, यही स्टॉक मार्केट का बेसिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक वर्चुअल तरह की प्रॉपर्टी है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग की स्टॉक मार्केट से, जैसे बताऊँ, आपने पूरा सुना होगा बिग बुल, हर्षद मेहता का नाम, इन सब का नाम सुना होगा। ये सब जिन स्टॉक मार्केट में जो करते थे, ये सब एक तरीके की वर्चुअल प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास जो शेयर्स रहते हैं ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेनली टू टाइप्स, एक होता है फिजिकल और एक होता है वर्चुअल। ठीक है, फिजिकल में जैसे आ गया लैंड, आ गया कार, आ गई लैपटॉप, आ गया गोल्ड, आ गया। वर्चुअल में जैसे आ गया आपका कोडिंग, आ गया आपका शेयर्स, कोडिंग हो गया, शेयर्स हो गया, और क्या हो सकता है वर्चुअल में, कोडिंग हो गए, शेयर्स हो गया, और कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं अभी, बट जैसे रिकॉल होगा मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, आई होप आपको फिजिकल और वर्चुअल प्रॉपर्टी में अंतर तो पता लग गया बेसिकली। ठीक है, हाँ, एक तरीके का ये समझ सकते हैं आप कि जो हम यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं, यूपीआई में पैसे होते हैं, वो एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी ना होकर के वर्चुअल मनी है। ठीक है, आप वो मान सकते हो, मैं मानता हूँ कि वो आपके रियल पैसे हैं, आप जब भी जाकर बैंक से कैश करा लेंगे। लेकिन जब आप बैंक से कैश कराएंगे तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन जब तक वो फिजिकल नहीं है तब तक तो वर्चुअल ही माना जाएगा यूपीआई वगैरह में। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए, मैंने अभी प्रॉपर्टी का बेसिक्स बताया। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल वर्ड जो है वो इंटेलेक्ट वर्ड से है। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बाय यूजिंग योर ब्रेन, यूजिंग योर ब्रेन। ठीक है, मैं इसमें आपको समझाता हूँ कि एनीथिंग एनीथिंग यू डेवलप anything that is created by your mind, कुछ भी जो आपके दिमाग की उपज है उसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या है। अब पूरी मतलब समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा मतलब है, अरे यार ये हल्का सा भी टच होता है तो पूरा लिखा हुआ सिस्टम हट जाता है पूरा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा जानते हैं क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थोड़ा बेसिक मतलब अगर बताओ तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपने अपने ब्रेन की मदद से स्टार्ट की या फिर जो अपने ब्रेन की मदद से आपने डेवलप की है। एज एग्जांपल बताऊं, एनिमेशंस आपने देखे होंगे, कार्टून वगैरह। तो कार्टून में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, डोरेमोन तो सभी ने लगभग देखा ही होता है, और नहीं देखा है तो मैं कोई भी कार्टून आपको दिमाग में आ रहा हो उससे सोच लीजिए। कार्टून जो होता है वो एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मतलब मैं समझाऊँ कैसे, कि मान लो ये एक कार्टून है, ये एक कैरेक्टर है कार्टून का। ठीक है, इस कैरेक्टर में क्या है कि ये कैरेक्टर मैंने बना दिया, मैंने कहा ये कैरेक्टर, और मैंने जाकर के इस पर कॉपीराइट ले लिया। ठीक है, तो अब ये कैरेक्टर जो है ये मेरा इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई मेरी। ठीक है, इस कैरेक्टर का यूज़ कोई अगर अपने कार्टून में करता है या फिर कोई अपने एनिमेशन में करता है तो उसे पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब होता है एनीथिंग दैट यू डेवलप और क्रिएट यूजिंग योर माइंड। अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ डेवलप करें या फिर क्रिएट करें, उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझ आ गया, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब ये होता है कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करके, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप किसी नई चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी हो गई, कोई नया ऐप हो गया कोडिंग से, कोई एनिमेटिव कैरेक्टर हो गया, ऐसा कुछ भी आप डेवलप करते हैं तो डैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, ऑलराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में। दोनों दो टर्म्स होती हैं और बहुत अलग अलग टर्म्स है। पहले मैं बात करता हूँ कॉपीराइट के ऊपर। कॉपी राइट, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है, कॉपीराइट और पेटेंट में थोड़ा सा अंतर समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। कॉपीराइट का मतलब होता है योर क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा हक। जैसे मैं कहूँ कि आपका हक किन चीज़ों पे, कॉपीराइट आपको किन चीज़ों पे मिलता है? ग्रामेटिकल वर्क्स, ग्रामेटिकल वर्क्स, आपकी पोएम्स लिख ली आपने, पोएम्स लिख ली, कुछ स्टोरीज लिख ली आपने कुछ, या फिर आपने कोई पेंटिंग बना ली, ठीक है, आपने किसी तरीके का पेंटिंग बना ली, या आपने बना लिया कोई 3D स्कल्पचर, स्कल्पचर, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे आपको कॉपीराइट मिलता है। और पेटेंट मिलता है आपको इन्वेंशंस पे, ठीक है। जब भी आप किसी तरीके का ग्रामेटिकल वर्क करते हैं, जैसे आपने मान लो कोई लैंग्वेज नया कोई लैंग्वेज स्टार्ट किया, या किसी लैंग्वेज की आपने पूरी ग्रामर डिफाइन कर दी, या आपने कोई पोएम लिखी, स्टोरी लिखी। दरअसल पोएम्स के नीचे नाम पढ़ते हैं किसी भी इनका, कि ये पोएम लिखने वाले, जैसे किसी राइटर का नाम हरिशंकर सिंह परसाई हैं, और या फिर कबीर दास जी हैं दोहे को लिखने वाले। इन सबको, इन पे कॉपीराइट मिला हुआ है, इन सब पे कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है। पेटेंट नहीं, पेटेंट आपको इन्वेंशन पे मिलेगा। जैसे अभी इलॉन मस्क ने कोई एक न्यूरोचिप इन्वेंट की है। न्यूरोचिप की मदद से क्या होता है कि आप अपने ब्रेन से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं बिना फिजिकल टचिंग के, या फिर बिना फिजिकल कमांड के, ठीक है। तो ये एक तरीके का इन्वेंशन हुआ, तो इसका पेटेंट मिलेगा इलॉन मस्क जी को, इसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो कॉपीराइट और पेटेंट में आपने होप सो अंतर समझ लिया होगा। मैं आपको पूरा समझाता हूँ ढंग से कि कॉपीराइट में कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट इज मीन्स, कॉपीराइट इज एनी टाइप ऑफ, मैं वो वर्ड रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ गाइज अभी, एनी टाइप ऑफ कमांड you get over any property, over any grammatical work, writings, 3D 3D sculptures, पॉम हो गया कोई, या फिर 3D स्कल्पचर्स हो गया, पॉम हो गया कोई, ग्रामेटिकल वर्क हो गया, राइटिंग हो गई, ऐसी कोई भी चीज़ पे जो आपको राइट मिलते हैं। एनी टाइप ऑफ राइट, कमांड की बजाय आप लिख लो एनी टाइप ऑफ राइट यू गेट ओवर एनी के बजाय यहाँ पे योर, अपने काम पे। आप कॉपीराइट को अपने काम पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई पोएम लिखी और मैं गया कि कॉपीराइट एक्ट के तहत कि मैंने ये पोएम लिखी है गाइस और मुझे इस पर कॉपीराइट चाहिए, तो वो पहले चेक करेंगे कि क्या ऐसी पोएम पहले कहीं आई तो नहीं है, क्या आपने कोई चीज़ स्टोरी कॉपी करके तो नहीं लिख दी, या कोई आपने ग्रामेटिकल इन्वेंशन क्या क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रामेटिकल इन्वेंशन कह रहा हूँ, सॉरी, वो ग्रामेटिकल डिस्कवरी बहुत पहले की है, कि वो ग्रामर्स के रूल्स में पहले से है, आपने बस उसे देखा और आपने उस पर कॉपीराइट लेने चले आए। तो ये सब देख करके बहुत ध्यान से तब दिया जाता है। और कॉपीराइट का पीरियड कितना होता है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कॉपीराइट जो मिलेगा वो पीरियड कितना होगा इसका। गाइस कॉपीराइट का पीरियड होता है लाइफ टाइम, है ना, सुन के हैरान हुई ना। पीरियड होता है इसका लाइफ टाइम, पहले तो जिसने जो ऑथर है उसके पूरे लाइफ टाइम मिलेगा, प्लस नेक्स्ट 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के 50 साल बाद तक उसकी फैमिली को ये राइट्स रहेंगे।
मान लो मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम था पढ़ ले IAS, ठीक है, पढ़ ले IAS, ठीक है। ये मान लो मैंने एक किताब लिखी, ठीक है, और मैंने किताब लिखी, मैंने गया इस पे और मैंने इस पर कॉपीराइट ले ली। तो अब ये हुआ कि इस कॉपीराइट के लेने की वजह से अभी किताब बिलोंग की, इस किताब के सारे राइट्स, प्रिंटिंग राइट्स हो, क्या प्राइस पे बेचने हैं ये राइट्स हो, अगर कोई और कंपनी इस किताब को प्रिंट करना चाह रही है या ट्रांसलेट करना चाह रही है तो उसे मेरे से लाइसेंस लेकर के तब ये करने की इजाज़त मिलेगी। अगर उसने बिना मेरे से पूछे ही कर दिया तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ कि इन्होंने बिना मेरे से पूछे कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया, तो उन्हें इसकी वजह से फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, या तो जेल होगी या फाइन या फिर दोनों। अब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मैंने पढ़ लिया इस्लाम की किताब लिखी और मैंने इसका कॉपीराइट ले लिया, तो इसका कॉपीराइट मेरे को पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा कि लाइफ टाइम में अगर कोई किताब छपती है या कुछ होता है ऐसी चीज़ें, तो उन्हें मेरे से पहले लाइसेंसिंग लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, उसके बदले मेरे को पे करना होगा ऑब्वियसली। और मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को 50 साल तक इसका राइट रहेगा, कि मेरे डेथ के बाद भी 50 साल तक मेरी फैमिली को उसका राइट रहेगा। उसके बाद ये बुक पब्लिक हो जाएगी कि अब इसे कोई भी प्रिंट कर सकता है, कोई भी छाप सकता है, उसके लिए इसे कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है गाइस। तो कॉपीराइट का आपको समझ आ गया। कॉपीराइट का एक बहुत ही फेमस केस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ नोन एज राजेश्वरी केस। राजेश्वरी केस, ठीक है, राजेश्वरी केस एक्चुअली इसे एक और नाम से जाना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस फॉरेन प्रेस। इस प्रेस में थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, MIT प्रेस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रेस, ये सारे थे। और ये केस क्या था, मैं पहले इस केस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूँ। अगर आप सब ये DU में या फिर किसी भी कॉलेज में, यूजुअली हर कॉलेज में ही होता है लगभग, जैसे मैं अपनी कॉलेज की बात बताता हूँ, SVNIT में ऐसा होता है कि हमारा साल भर के कई ऐसे सारे चैप्टर्स होते हैं जिनकी किताबें हमारे पास नहीं होती, और ऑब्वियसली लाइब्रेरी के पास इतना एक्सेस नहीं होता कि वो 200 बच्चों को सेम बुक्स प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा क्या होता है कि जो हमारे वहाँ पे लाइब्रेरी वाले होते हैं वो किताब के उन स्पेसिफिक चैप्टर्स को, जैसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर में मान लो मेरा एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना ये चैप्टर, और इसके 200 बच्चे हैं तो इसकी डिमांड 200 होगी, और क्या पता किसी और सेमेस्टर के बच्चों को भी ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो किसी और सब्जेक्ट में, तो उन्हें भी इसकी डिमांड होगी। तो क्या किया फोटोकॉपी वालों ने, इसकी प्रिंटिंग, इसको फोटोकॉपी किया और उन्होंने पूरे सिलेबस को फोटोकॉपी करके एक बुक में बना करके स्पाइरल मार दी, ठीक है, और इस किताब का कॉस्ट उन्होंने रख दिया 200 रुपये लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूजुअली सेमेस्टर के बिगिनिंग में जा करके जो भी हमारी 2-3 सब्जेक्ट की किताबें होने वाली है, तो हम वो तीनों किताबों का ऐसे ही सैंपल ले लेते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ रहते हैं, ठीक है, 200 रुपये में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वेरी वेल नोन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, उसे कहते हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। खैर मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं, तो कुछ गलत अगर बोला तो मुझे माफ़ करना। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी में क्या हुआ, प्रिंटिंग की दुकान थी स्टेशनरी के नीचे। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग भी ऐसा ही काम करते थे कि भाई इकोनॉमिक्स की कुछ बुक्स हो गई जो बहुत महंगी है, जैसे 9-10 हज़ार की किताबें हैं ऑब्वियसली तो कोई भी बच्चा 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के लिए वो किताबें ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा पूरी। तो क्या होगा, ये फोटोकॉपी की दुकान वालों क्या करते हैं कि उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं हर एक चैप्टर्स का जो सिलेबस में है, और उसे बाइंड करके बच्चों को बेचते हैं। तो ये बात पहुंची इनके ऑथर्स के पास उस किताब की, तो उनके ऑथर्स ने केस डाल दिया इनके ऊपर, और इस केस का अमाउंट उन्होंने रखा 60 लाख रुपए प्लस 65,000 कोर्ट फीस। तो पूरा केस 60,65,000 रुपए का फाइन का था। सॉरी गाइस, जो गला सूख गया। तो आगे देखते हैं। तो इनकी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने केस डाल दिया, और केस का अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे बता दिया कि 60 लाख का केस डाला और प्लस 65,000 कोर्ट फीस, ठीक है, ये केस डाल दिया इतने अमाउंट का। तो भाई ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फोटोकॉपी की शॉप थी, फोटोकॉपी शॉप, ये पहुंच गए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने कहा कि कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे नहीं हुआ, इन्होंने तो उनसे बिना लाइसेंस लिए प्रिंट कॉपी किया है, तो ये तो कॉपीराइट का उल्लंघन है।
तो इसमें एक कॉन्सेप्ट अब आता है, उसे कहते हैं फेयर यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर यूज। अगर आपने कहीं किसी तरीके की अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनी हो किसी मूवी की, किसी किताब की, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है होता है कि दिस वीडियो इज नहीं, दिस इमेजेस और दिस टेक्स्ट आर टेकन फॉर द फेयर यूज अंडर द कॉपीराइट एक्ट, है ना, डिस्क्लेमर देके लिख देते हैं। तो फेयर यूज होता क्या है? फेयर यूज के तहत ये क्या गया था कि किसी भी किताब की फोटो कॉपी फॉर प्राइवेट यूज और रिसर्च के लिए किया जा सकता है और उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये था कि टीचर्स दे कैन यूज फॉर इट, फॉर टीचर्स कैन यूज फॉर टीचिंग दैट मटेरियल, ठीक है। उस पर भी फेयर यूज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, मतलब फेयर यूज का कॉन्सेप्ट लगेगा, उस पर कॉपीराइट एक्ट नहीं लगेगा। ऐसे इसमें 7 वो होती हैं, कुल मिला के 6 या 7 है। मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। अभी आपको जो बताना है वो उसके लिए बात करते हैं। प्राइवेट यूज और रिसर्च। प्राइवेट यूज के तहत इसको हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन सेम ही आया। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। ये क्या करके ये केस खत्म हुआ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस फॉरेन प्रेस का केस ये था, इसे राजेश्वरी केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि कॉपीराइट के बारे में आपको क्लियर हो गया कि कॉपीराइट क्या होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेटेंट के ऊपर, ठीक है। अब बारी है हमारी पेटेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करने की। पेटेंट के बाद मैं आपको बताता हूँ, हम बात करेंगे पेटेंट के ऊपर। पेटेंट किन किन चीज़ों पे मिलता है? इन्वेंशंस पे, कुछ नई इन्वेंशंस कर ली आपने, कुछ इन्वेंशंस कर ली, कोई नई मशीन डेवलप, न्यू मशीन, जानते हैं आपको पेटेंट्स किन चीज़ों पे नहीं मिल सकती? पेटेंट हो गया या फिर कॉपीराइट हो गया, किन चीज़ों पे नहीं मिलता? ये जैसे आपने कोई डिस्कवरी और क्या कहते हैं इन्वेंशन में, मैंने अंतर आपको बताया था इन द क्लास ऑफ सेल्स में बताया था मैंने आपको कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर होता है। खैर फिर से बता देता हूँ। इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया डेवलप करना, और डिस्कवरी का मतलब होता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसे खोज के निकालना। एग्जाम्पल के तहत पे मैं मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल, उसकी डिस्कवरी की गई थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि जब तक उसकी डिस्कवरी नहीं की गई तब तक हम बॉल को हवा में फेंकते थे तो वो ऊपर ही उड़ती जाती थी, नीचे नहीं आती थी कभी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तब भी ग्रेविटी काम करती थी ना। तो ग्रेविटी इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसका हमने क्या किया है, डिस्कवरी। और अगर इन्वेंशन में बात करूँ मैं तो कार की बात करते हैं। कार इज एन इन्वेंशन। ऐसा नहीं है कि पहले भी ये था, जब हड़प्पा का सिविलाइजेशन चल रहा था तब भी लोग कार से आते जाते थे, ये तो बाद में डेवलप हुई ना। तो कार इज एन इन्वेंशन वेयर एज ग्रेविटी इज अ डिस्कवरी। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर समझ आ गया। ये इन्वेंशन के ऊपर मिलता है जब हम कोई नई मशीन डेवलप करते हैं ऐसा किसी, या फिर हम एक इसमें स्पेशल केस होता है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बायोटेक में जब हम किसी तरीके का नया वैरायटी ऑफ प्लांट वगैरह को डिस्कवर करते हैं, उसमें कोई नई जीन इंसर्ट करके कुछ नया बनाते हैं वो। तो इसमें क्या किया गया कि ये बायोटेक वाला जो सेक्शन था ये उठा करके डाल दिया गया इसमें प्लांट वेराइटीज में। तो इसका नाम पूरा है, जानते हो क्या? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट 2001। आई होप कि आप जान रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपको पेटेंट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। पेटेंट के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। अब पेटेंट्स होता है न्यू इन्वेंशन, मीन्स व्हेन यू गेट पेटेंट is a type of right over your inventions or new
यूनिक मॉडिफिकेशंस, like developing न्यू मशीन। ठीक है, अब पेटेंट के बारे में बात करते हैं। इसका पीरियड कितना होता है? इसका पीरियड होता है अप्रोक्स, अप्रोक्स क्या मतलब 20 ईयर्स का पीरियड ही होता है इसका पीरियड। तो आपको पीरियड्स थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ का पीरियड कितना होता है। जैसे कॉपीराइट का पूरे ऑथर के लाइफ प्लस 50 साल उसके डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलता है, और ये 20 साल तक पीरियड इसका रहता है। पेटेंट का पीरियड 20 साल तक रहता है। इसके बाद क्या होता है कि जो 20 साल के बाद दिस थिंग्स न्यू काइंड ऑफ मशीन, डेवलपिंग न्यू काइंड ऑफ मशीन और मेडिसिन, मेडिसिन भी होता है, मेडिसिन और मेडिसिन प्रोसेस, ऐसा कुछ। ठीक है, मेडिसिन के ऊपर भी पेटेंट मिलता है, क्योंकि मेडिसिन इन्वेंशन है ना कि कोई डिस्कवरी होती है। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होता है, दिस थिंग कम इन पब्लिक डोमेन, कम इन पब्लिक डोमेन। अब इससे पब्लिक में कोई भी आदमी जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो इसे बना सकता है। आज अचानक से गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो पेटेंट के बारे में बात हुई। अब इसमें दो और चीज़ें होती हैं जिसे पेटेंट में कहा जाता है। पेटेंट में दो चीज़ें होती हैं, दो केसेस के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए मैं दो चीज़ें, मैं इन केसेस के बारे में कल फिर से आपको बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल्स में, और कल लिखवाऊंगा भी इसके ऊपर। तो अभी तो आप बेसिकली ये देख जान लो बेसिक्स की क्या क्या होता है। इसमें एक होता है एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है आज का इस, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। और एक होता है, एक तो होता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट होता है, और एक होता है क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी लाइसेंसिंग। एक होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। एवरग्रीनिंग ऑफ, इसका केस था एक, एवरग्रीनिंग का एक केस था नोवार्टिस का केस, और इसका केस था नोवर्न का, नोवर्न का केस था, नोवर्न का केस था इसका। रुको मैं इसके लिए कैमरा को फिर से आगे से दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दो केसेस थे, एक तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट में नोवार्टिस का केस था, एक नोवर्न का केस था। पेज खत्म हो गया, मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, होगा नोवार्टिस केस, नोवार्टिस केस, नोवार्टिस केस इज फॉर द एवरग्रीनिंग ऑफ, नोवार्टिस एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। इसमें केस ऐसा था, नोवर्न केस, एक नोवर्न केस के बारे में पहले आपको नोवर्न केस के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, एक बेयर्स नाम की कंपनी है, ठीक है, एक बेयर्स नाम की कंपनी है, उसने क्या किया कि कैंसर का ड्रग डेवलप किया, कैंसर की दवाई, और उसका पेटेंट ले लिया उन्होंने। ठीक है, बट ये हुआ कि जो, और ये केस किसका जानते हो, एक कंपलसरी लाइसेंसिंग का केस है, कंपलसरी लाइसेंसिंग, मैं भी लाइसेंसिंग का केस है, कंपलसरी लाइसेंसिंग का केस है। ठीक है, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का केस में बताता हूँ आपको क्या होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। पहले मैं नोवार्टिस केस बता देता हूँ, उसके बाद नोवार्टिस केस बता रहा हूँ आपको। एक बेयर्स नाम की कंपनी थी जिसने कैंसर का रिलेटेड एक ड्रग ढूंढ लिया था। ठीक है, इस ड्रग की बात ये थी कि ये कैंसर को बहुत जल्दी ट्रीट करता था, तो ऐसी कुछ खासियत थी इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनकी जो प्राइस थी, बेयर्स कंपनी की, बेयर्स कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी का नाम है बेयर्स, इन्होंने क्या किया, कैंसर ड्रग इन्वेंटेड या डेवलप्ड कैंसर ड्रग। ठीक है, और बट इनका जो प्राइस था वो बहुत हाई था, मतलब ऐसा कि कॉमन आदमी तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हमारे कंपलसरी लाइसेंसिंग में दो प्रोविजंस हैं स्पेसिफिकली। तो दो प्रोविजंस में ऐसा है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग दो सिचुएशंस में दी जाती है। पहला
या तो कई सिचुएशंस में दी जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली दो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक जिसके तहत दी जाती है, एक तो पहला है कि इफ़ दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सोसाइटी। जैसे मैं कोविड की बात करूँ, कोविशील्ड या फिर कोविशील्ड की बात करते हैं। मान लो अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि किसी प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया, तो क्या होगा कि वो जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो इसका रेट अपनी मर्जी से रख सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के भी एक लिमिटेशन होगी ना प्रोडक्शन की। उस वक्त कोविड की वैक्सीन की ज़रूरत हमारी पूरे देश को थी, 140 करोड़ लोगों को, 142 करोड़, क्या 142 करोड़ लोगों को इसकी ज़रूरत थी। बट द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज नॉट एज टू मच कि वो 142 करोड़ प्रोड्यूस कर सके, तो इशू है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो हमारी पेटेंट एक्ट देने वाली का बॉडी है, वो क्या करती है कि इसकी लाइसेंसिंग और भी कंपनीज को दे देगी कि हाँ ये लो, तुम भी ये बनाओ, ताकि हमारी सोसाइटी की जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इज गिवन इन 2 सिचुएशन, ठीक है। इसमें पहला है, ये है इफ कंपनी इज नॉट एबल टू फुलफिल सोसाइटी नीड्स, और दूसरा है इफ द प्राइस इज टू हाई, if the price is too high that maximum people of society cannot access it. मैं कल इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा, अभी आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। कल मैं इन सब के बारे में फिर से बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। बेयर के कैंसर अटैक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, तो एक नेक्टो फार्मा है, एक है नेक्टो फार्मा लिमिटेड, क्या नाम है उस कंपनी का, एक कंपनी है जिसका नाम है नेक्टो फार्मा लिमिटेड। ये गई पेटेंट वालों के पास, कहा कि ये दवाई जो ये 10,000 रुपये में बेच रहे हैं, ये मैं दवाई 2,000 रुपये में दे दूंगा। तो हमारे पेटेंट देने वाली जो बॉडी थी, उन्हें भी लगा हाँ ये बात सही है, और उन्होंने पेटेंट दे दिया नेक्टो फार्मा को। और भाई ये फिर बात पहुंच गई सीधा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन के तौर पे ये कहा कि कॉपीराइट एक्ट में पेटेंट में सेकंड जो ये प्रोविज़न है, इसके तहत ही दिया जा सकता है। तो नोवर्न केस, नोवर्न जो होता है, नोवर्न केस जो कहते हैं, तो नेक्टो फार्मा ये केस जीत जाती है, ठीक है। इस दवाई का नाम है नोवर्न। कल मैं इस दवाई का पूरा नाम और उसके फीचर्स बता दूँ आपको, मेरे को इसका पूरा नाम ध्यान नहीं है अभी। तो समझ गए, नेक्टो फार्मा के फेवर में इसका डिसीजन आता है। तो ये था इसका केस, क्या कहते हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का केस ऑफ नोवर्न केस इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा था नोवार्टिस केस। अब जरा नोवार्टिस केस की खूबी जान लो। नोवार्टिस केस था, नोवार्टिस केस में मैं एक बेसिक सी चीज़ आपको बताता हूँ। पेटेंट होता है ना, पेटेंट आपको किसी भी चीज़ पे 20 साल के लिए मिलेगा, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उसमें रिसर्च की है, डेवलपमेंट किया है, आपने बहुत बड़ा फंड लगाया है उसके अंदर, और उसके बाद फंड लगाया है, सैलरीज दी है, सब चीज़ों से, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो इसलिए सरकार 20 साल का वो देती है। लेकिन जब 20 साल खत्म होने वाले होते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉब्लम होता है वो ऐसा होता है कि अब ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और सबको इसे बनाने लगेगा। एक डिमांड और सप्लाई का बेसिक चेन होता है जो आपको बताओ कि डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड और प्राइस का, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड घटती है किसी चीज़ की, डिमांड अगर घटती है तो प्राइस भी सेम घटता है। और डिमांड और सप्लाई का क्या होता है कि डिमांड, सप्लाई अगर ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होती जाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम, और इसी का वाइस वर्सा होता है कि सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली। तो इसी चीज़ को संभालने के लिए कि ये चीज़ें ना हो, कि जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी ये दवाई तो हर कोई बनाने लगेगा, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो घट जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी, और ज़्यादा कंपटीशन की वजह से अपना माल बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए लोग प्राइस कम कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो घट जाएगी।
इसी चीज़ से बचाने के लिए जो कंपनीज होती है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग यूज़ करती है। टेढ़ा दिमाग जैसे मान ली अरे सॉरी जैसे कि मान लीजिए कि नोवार्टिस केस में ये हुआ था कि यूनियन ऑफ इंडिया का एक इशू आया था ऑन द मेडिसिन। ये आया था, जानते हो कि ऑन मेडिसिन, एक मेडिसिन थी, ये किस काम आती थी मेडिसिन? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक, ये नाम याद रखिएगा प्लीज़, कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। खैर इस डिजीज़ के बारे में मैं भी इतना नहीं जानता, तो मैं भी आपको इतना नहीं बता सकता इसके बारे में, मुझे थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो ये डिजीज़ था और उसके बाद क्या हुआ कि इस डिज़ीज़ का सबसे बड़ा इशू ये आया कि इस डिज़ीज़ में जो ये दवाई मिलती थी, इसको बनाने का मान लो एक प्रोसेस है कि भाई मैंने इस प्रोसेस 1 से इस दवाई को बना लिया, प्रोसेस 1 से। तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि प्रोसेस 1 में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हाँ भाई अब इसमें मैंने पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने से क्या हो गया, पानी मिलाने के बाद फिर मैंने आगे चल के प्रोसेस में पानी निकाल दिया, यहाँ पे पानी मिलाया, यहाँ निकाल दिया, फिर से दवाई बन गई और ये है प्रोसेस 2। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही दवाई, यही CML की दवाई बन गई। ठीक है, और अब मुझे अब इस नए प्रोसेस पे फिर पेटेंट दे दो 20 साल के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारी पेटेंट वाली कंपनी मना कर देती है कि जब तक आपकी दवाई कोई न्यू प्रोसेस, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमली नई प्रोसेस से नहीं बन के आ रही है, तब तक हम उस पर आपको पेटेंट नहीं दे सकते। आप ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके पेटेंट नहीं ले सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कार है, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि मैंने एक नई कार का डिज़ाइन बना दिया, 20 साल हो गए पेटेंट मिले। अब ये बात है कि वो कार कोई भी बना सकती है, कंपनी कार का वो डिज़ाइन एक्सेस कर सकती है कोई भी कंपनी। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं इस कार के डिज़ाइन को कैसे दे सकता हूँ। तो अब कार के डिज़ाइन को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, उस कार के डिज़ाइन के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइट दे दूंगा कि हाँ ये देखिए सर, इसमें बात यह है कि अब इसे एक्स्ट्रा लाइट की वजह से ज़्यादा दूर तक दिखेगा, एक्सीडेंट कम होगा, तो ये फ़ायदा है। तो अब ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके जो ये हम लेने की कोशिश करते हैं पेटेंट को, इसी को कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो उसी ने भी ये जो कंपनी थी नोवार्टिस, इसने क्या किया कि दूसरे प्रोसेस से बना के दिखाया। तो इस पर जो पेटेंट वाली हमारी कंपनी है, हमारी पेटेंट की जो बॉडी है, उसने कहा कि नो, इस पर पेटेंट आपको नहीं मिल सकता। तो ये फिर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को, इस पूरे केस को नाम दिया एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एंड इससे सख्त मनाही कर दी गई कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों पे, और एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट वैलिड नहीं है इन इंडिया कि आपको एक ही पे छोटे मोटे चेंजेस करके आपको मिलते रहे। तो ये केस था नोवार्टिस का। नोवार्टिस में केस ये था कि मैं फिर से ब्रीफ समझ दे रहा हूँ। एक डिजीज होती है जिसका नाम है क्रॉनिक माइलॉइड और ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो इस डिजीज़ का जो दवाई थी इन्होंने बनाई एक प्रोसेस से, और उसमें इन्होंने पेटेंट ले लिया था 20 साल के लिए। पर अब जब 20 साल खत्म होने वाले थे तो इन्होंने क्या किया कि उसे दूसरे प्रोसेस से बनाया, बहुत छोटा सा चेंज करके, और उन्होंने फिर उस प्रोसेस पे आगे पेटेंट लेने के लिए, तो पेटेंट कंपनी ने मना कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को नाम दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना करते हुए कहा कि आपने तो सेम दवाई बनाई, इसमें कोई नया चेंज और कोई नई बेनिफिशियरी नहीं है। ऐसी कोई भी दो चीज़ों को मिला करके आप नहीं बना सकते जो पहले से डिस्कवर्ड है। जैसे एक और चीज़ होती है, जैसे कि पहले से मान लो एक दवाई ए है और एक दवाई बी है। जैसे मैं मान लो एक पैरासीटामॉल है, एक पैरासीटामॉल है, एक डिस्प्रिन है। ठीक है, मैं दो दवाई के एग्जांपल ले रहा हूँ। पैरासीटामॉल यूजुअली बॉडी पेन और फीवर में हम खा लेते हैं, और डिस्प्रिन का क्या मतलब होता है, डिस्प्रिन हेडेक के लिए यूजुअली। मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया, इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया, और मिला करके मैंने एक दवाई बना ली। मान लो दवा, इस दवाई का नाम मैंने रखा एक्स, ठीक है, और मैं इस एक्स दवाई पे पेटेंट लेने गया, तो मेरे को पेटेंट कंपनी मना कर देगी, कहेगी कि तुम पुराने ही दो मेडिसिन को तुम मिला करके लेकर के आ रहे हो, उसमें तुमने नया क्या बनाया ये बताओ मेरे को। तो मैं कहूँगा अगर मैंने इन दोनों को मिलाया है और इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ा दी मैंने, तभी मेरे को इस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। उनका कुछ नया प्रोडक्ट लेकर के आओ, ऐसे पुराने प्रोडक्ट को मिला के कुछ बनाने पे आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। ये एक रूल होता है उनका, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भाई नोवार्टिस को कि नहीं, नहीं मिलेगा आपको इसी को, और फिर इस टर्म को नाम दिया उन्होंने एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट के बारे में भी आपने लगभग सब कुछ जान लिया है। नोवार्टिस और नोवन केस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और इसका पीरियड लगभग 20 साल होता है, ये तो आप जानते हैं। तो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। अब ट्रेडमार्क और जीआई टैग के बारे में बात करते हैं।
ट्रेडमार्क एंड जीआई टैग। आज की क्लास थोड़ी सी गाइस बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ घबराना मत, लेकिन बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली इन मेंस के एग्जाम में तो इसमें सवाल आता है। और कल की क्लास में मैं आपको श्योरली 1 या 2 सवाल दूंगा, 1 सवाल लिखने के लिए दूंगा। अब हम बात करेंगे, पहले ट्रेडमार्क पे बात करते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई लोगो हो गया, कोई साइन हो गया, कोई स्पेशल फॉन्ट हो गया, स्पेशल कलर हो गया, या स्पेशल डिज़ाइन हो गया, ऐसा कुछ ट्रेडमार्क में गिना जाता है। ट्रेडमार्क यूजुअली 2 टाइप के होते हैं, एक है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब बता देता हूँ, जैसे किसी लोगो पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने महिंद्रा का लोगो देखा होगा, पहले महिंद्रा का लोगो कुछ ऐसा था और अब उनका लोगो कुछ ऐसा सा हो गया है, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो गया महिंद्रा का साइन। ठीक है, तो महिंद्रा का पहले साइन ऐसा था वैसे। तो ये जो लोगो है दिस कैन बी यूज्ड ओनली बाई महिंद्रा। अब इसे अगर आकर के टाटा इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्पेसिफिकली इस लोगो पे उन्होंने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है, तो इसे यूज़ करने पे ये उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से आप ट्रेडमार्क का बेसिक तो समझ गए होंगे कि ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई लोगो, कोई साइन। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे, मान लो मैंने बनाया एक कोल्ड ड्रिंक, कि मैंने उसका नाम रखा अभी कोल्ड ड्रिंक, मतलब मैंने अपने नाम से रख दिया कि अभिषेक कोल्ड ड्रिंक नाम का एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, और मैंने उसका साइन डिफाइन नहीं किया कि मेरा प्रोडक्ट पे ये लोगो रहेगा। तो इससे क्या इशू आने वाला है कि फ्यूचर में अगर कोई भी सेम तरीके की कोल्ड ड्रिंक बनाता है तो मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि ये और ये एक ही चीज कंपनी ने नहीं बनाया है। तो ये लोगों के ऊपर हमें एक तरीके का राइट मिलता है, कोई लोगो हो गया, कोई साइन हो गया, कोई स्पेसिफिक फॉन्ट, कलर या डिज़ाइन। तो कन्वेंशनल में था कि लोगो वगैरह यूज़ करते थे हम फॉर शोइंग, और बट नॉन कन्वेंशनल का क्या इशू है जानते हो? नॉन कन्वेंशनल में आप देखो कि कोई साउंड ट्रैक हो गया, स्पेसिफिक टेस्ट, इन सब चीज़ों पर भी हमें ट्रेडमार्क मिल जाता है। मैं पेटेंट गलती से बोल दिया मैंने, ट्रेडमार्क एक्ट के तहत हमें ट्रेडमार्क का लोगो मिल जाता है। साउंड ट्रैक में मतलब मैं एग्जांपल में आपको समझा दूँ, स्पेसिफिकली जियो का बात करते हैं तो नहीं, नोकिया की बात करते हैं तो नोकिया का फ़ोन लगभग सभी ने नोकिया का ट्यून सुना होगा। आपने कभी नोटिस किया कि वो नोकिया का टोन किसी भी और दूसरे फ़ोन के टोन से मिलता नहीं है? ये स्पेसिफिकली एक ट्रेडमार्क है साउंड का नोकिया के लिए, इसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। अगर किसी और ने यूज़ किया तो ऑब्वियसली लीगल एक्शन, वही फाइन, वही इम्प्रिजमेंट या फिर दोनों होने की संभावनाएं है। तो ट्रेडमार्क ये होता है, ठीक है। इसका कोई कन्वेंशन नहीं होता कि इतने साल के लिए, इट इज़ फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। ये लाइफ टाइम क्यों नहीं होता है ट्रेडमार्क? जब तक वो कंपनी रहेगी तब तक ये ट्रेडमार्क का उनके पास राइट रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, जीआई टैग। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या कहते हैं इसको? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। यह है जीआई टैग के बारे में। और जीआई टैग भी हमेशा इसका पीरियड भी होता है लाइफ टाइम के लिए ही मिलता है। लाइफ टाइम क्या, लाइफ टाइम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीआई टैग इज यूज्ड इज गिवन टू द प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट विद यूनिक ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विद लिख देना, यूनिक ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस और एनी ट्रेडिशनल मेथड। अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ जीआई टैग। जैसे दार्जिलिंग की चाय, एग्जांपल मैं ले लूँ दार्जिलिंग टी, तिरुपति बालाजी के लड्डू, तिरुपति बालाजी लड्डू, मुजफ्फरपुर की लीची, या हो गया आगरा का पेठा, या फिर कश्मीर का क्या था, कश्मीर में एक फेमस चीज़
पाशमीन कहते हैं क्या उसको, मैं नाम थोड़ा सा गलत ले रहा हूँ शायद, पाशमीन कहते हैं ऐसे कुछ कहते हैं, या फिर बासमती राइस। जैसा कि मैंने आपको केस बताया बासमती राइस का, कि केस ऐसा हुआ था कि बासमती राइस के लिए ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा वो है, बासमती राइस का डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है, बासमती राइस, ठीक है। इसकी डिमांड जो है यूरोप में लगातार बढ़ती जा रही, तो इसकी क्या है कि पंजाब इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस, पंजाब जो है बासमती राइस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। बट बात इश्यू सबसे बड़ी ये आ जाती है कि इंडिया के पास भी है, इंडिया एज वेल एज, मान लो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, इनके पास भी पंजाब है और हमारे पास भी पंजाब है, तो हम दोनों के पास भी बासमती होता है। तो यूरोप में इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि किसकी बासमती चावल में, मतलब किसका बासमती ज़्यादा अच्छा है। इंडिया इस मामले में आगे निकल गया पाकिस्तान के मुकाबले। आप उनकी किसी भी बोरी पे देखोगे ना, जैसे कि मान लो ये 25 किलो का बासमती चावल है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, बासमती राइस। तो ये बासमती राइस का केस था, मैं कल इस केस के बारे में आपको लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए, ठीक है। तो जीआई टैग जो हो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे मिलता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विद यूनिक origin कैरेक्टर प्रोसेस और ट्रेडिशनल मेथड एंड लिमिटेड टू अ यूनिक जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। ये तो ये था जीआई टैग के बारे में। अब एक है प्लांट वैरायटीज़ के ऊपर, अब बात करते हैं थोड़ा सा प्लांट वैरायटी के ऊपर। एक तरीके का राइट मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ, लिख लीजिए आप, बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। इसके तहत प्लांट वैरायटी पे क्या मिलता है, राइट मिलता है। तो इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब एक तो दो कैटेगरी होती है, एक होता है फार्मर, एक होता है ब्रीडर। दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर जान लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चों को फार्मर और ब्रीडर में अंतर नहीं होगा। फार्मर वो होता है जो सीड्स को सो करता है, मतलब बोता है और फिर फसल काटता है। ब्रीडर ये होता है जो उस सीड को प्रिपेयर करता है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, हाँ, आपने पढ़ा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो हमारा DMH11 है, इसे तैयार करने वाला जो ब्रीडर था उसने हमारे दो मस्टर्ड वैरायटी, एक तो था हीरा और एक और मस्टर्ड वैरायटी थी, एक थी हीरा और एक था, क्या नाम था उसका, एक हीरा था और एक और वैरायटी थी हमारी, उन दोनों को मिलाकर वरुण, हाँ एक वरुण था, हीरा, इन दो वैरायटीज़ को मिला करके धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बनाया। तो इस सीड्स को उस वो ब्रीडर जो होता है ये प्रिपेयर करता है सीड को, प्रिपेयर सीड, मतलब सीड प्रिपेयर करने का मतलब है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बनाएगा, या फिर ये उन्हें क्रॉस ब्रीड कराएगा, एनीथिंग, एनी जियोग्राफिकल प्रोसेस या फिर किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ करके वो फॉर्मेशन करता है, प्रिपेयर करता है सीड को, और फार्मर फिर उसे सो करता है। तो ब्रीडर और फार्मर के राइट्स को बचाने के लिए इस एक्ट को डिफाइन किया गया। और क्या इसमें प्रॉब्लम है, इस एक्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है, ये मैं कल आपको बताऊंगा कि ब्रीडर्स के राइट, जैसे कि क्या होता है कि हम फार्मर्स सो करते हैं, किसी भी सीड को उन्होंने बोया, उसकी फसल काटी और उस फसल को बेचने के बाद थोड़ा सा बचा के रख लिया उन्होंने कि हम अगले साल फिर से करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ब्रीडर्स का जो होता है वो लॉस होता है, इसलिए किसी भी चीज़ को क्रॉस ब्रीड करके नई सीड्स को बनाने में, बायोटेक का यूज़ करके नई सीड्स को बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे में इन्हें मोटिवेट रखने के लिए कि और अच्छे सीड्स का प्रिपरेशन करो या फिर इन्वेंशन करो और भी नई नई वेराइटीज़ को ढूंढो, इसलिए इन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक्ट की ज़रूरत पड़ी, कि ताकि फार्मर के और ब्रीडर के दोनों के राइट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ गाइस, इंडस्ट्रियल
डिज़ाइन के बीच में। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। खैर 2 से 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। पहले मैंने 2 दिन कहा था, शायद मेरे को लग रहा है तीसरा दिन भी लग जाएगा 3 लेक्चर। बट इम्पॉर्टेंट भी है और आपको ये बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, वरना आप गलत यूज़ करोगे कहीं भी तो ये मतलब थोड़ा शेमफुल लगता है कि हमें आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है और हम बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए मेरे को थोड़ा सा कैमरा का एक्सेस लेना पड़ेगा। एक मिनट guys, मैंने इसमें एक चीज़ इसमें और लिख लो प्लांट वैरायटी वाले में। एक मिनट मेरे को यहाँ पेज ऐड करने दो। इसका पीरियड मैंने नहीं लिखवाया, भूल गया था मैं। इसमें जो पीरियड है किसी भी वैरायटी पे, किसी भी प्लांट वैरायटी पे जो है वो 15 साल का मिलता है, आपको 15 साल के लिए मिलता है। और एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ढूंढी थी, और क्या पता वो पूछ ली जाए कभी, कि कुछ प्लांट होते हैं जिनसे हम वाइन बनाते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, या फिर मुझे तो खैर इतना आइडिया है नहीं, मेरे को ग्रेप्स ही पता जहाँ तक पता है। और भी कुछ चीज़ें होती होंगी, जैसे वीट का यूज़ होता है इन रम और कुछ और चीज़ें। तो किसी भी वाइन बनाने वाले प्लांट पे या किसी भी वाइन बनाने वाले वैरायटी पे आपको 18 साल की वो मिलती है, 18 ईयर्स का राइट मिलता है। ठीक है, ये पीरियड के बारे में। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। मैं गैलरी को खोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो ये कोई बोतल है, ठीक है, इसका डिज़ाइन देख रहे हो आप, देख लीजिए एक बारी। मान लो मैंने ये बोतल की डिस्कवरी की, मैंने ये डिज़ाइन ले लिया, ठीक है। मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के तहत जा करके मैंने इस पर पेटेंट ले लिया कि हाँ भाई मेरे को इस डिज़ाइन पे पेटेंट दे दीजिए। उन्होंने मेरे को पेटेंट दे दिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि अगर आप चाहें तो थम्स अप या फिर कोका कोला की वो ग्लास वाली बोतल्स आपने देखी है कभी? अगर आपने देखी हो तो वो एक स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के ब्रांड के लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, राइट, एक प्रोडक्ट के, जैसे मान लो कोको कोला की बात कर लें, उनकी वो बोतल कोको कोला के लिए ही फिक्स्ड है, उसे कोई और कंपनी जैसे पेप्सी या फिर माजा यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई भी यूज़ करेगा तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट का उल्लंघन होगा। इसके तहत उन्हें जस्ट एक वो मिल जाता है, राइट मिल जाता है कि हाँ ये हमारी बॉटल है। जैसे मैं इस बॉटल के बारे में बात करूँ, अगर मैंने इसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के तहत राइट ले लिया मैंने इसका, तो इसका यूज़ केवल मैं करूँगा। अगर इसका यूज़ कोई और कंपनी करना चाहती है तो उससे मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, एज ए मेरे से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, और विदाउट मेरे लाइसेंस के या फिर विदाउट मेरे परमिशन के वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ठीक है, ये होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विजुअल अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, या फिर यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, एनीथिंग, आर्टिकल मतलब सामान होता है। तो मैं समझ, मेरी होप से कि आप ये समझ गए होंगे कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विजुअल अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट या फिर आर्टिकल के लिए आपको ये मिलता है। और ये जैसे मैंने आपको बोतल का एग्जांपल दिया, ऐसे आप किसी और चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्या बताऊँ मैं, कोई स्पेसिफिक तरीके की चीज़, जैसे माजा की बोतल को आप देख लीजिए। माजा की बोतल में आपने देखा होगा कि वो ऐसा कुछ होता है, बस ये ढक्कन इसका, ये कुछ ऐसी उसकी उसकी बोतल कुछ ऐसी होती है, तो इस टाइप की कुछ होती है। तो इस टाइप की बोतल जो होती है ये माजा यूज़ करता है मोस्टली, और इसे और कोई कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। बाकी इससे इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली इनके केसेस जैसे कि नोवार्टिस केस हो गया, राजेश्वरी केस हो गया, नोवान केस हो गया, इन 3 के बारे में। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सवाल आए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आगे वाले थोड़े टॉपिक्स, जैसे फार्मर और ब्रीडर्स के राइट्स पे आए थे, जो मैं पढ़ाऊँगा आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। और थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जैसे सेमीकंडक्टर्स बारे में भी थोड़ा सा राइट्स के इशूज आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे, कोडिंग पे। कोडिंग एक चीज़ है कि प्रीलिम्स में बारी ऐसे पूछा गया था कि कोडिंग में कौन से टाइप का राइट प्रोवाइड होगा, कॉपीराइट प्रोवाइड होगा या फिर पेटेंट प्रोवाइड होगा, ये बताओ जरा आप।
कोडिंग क्या है, कोई कॉपीराइट मिलेगा कोडिंग पे या फिर पेटेंट मिलेगा उसके ऊपर, ये जरा आप कमेंट करके बताना कि ऑन कोडिंग, कोड लिखते हैं ना वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स या कोई भी लिखता है, जरूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस से, बट ऑन कोडिंग विच टाइप ऑफ राइट वी गेट, विच टाइप ऑफ राइट वी गेट, हमें किस टाइप का राइट मिलता है, ये आज आपका क्वेश्चन है। अब जरा कमेंट में बताइए कि हमें कॉपीराइट मिलता है फिर पेटेंट मिलता है, थोड़ा सोच के बताना, ना है तो सर्च कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। बाकी ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी और आज तो बस बेसिक्स पढ़ाया मैंने। पहले हमने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉपीराइट के बारे में, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन टैग, प्लांट वैरायटी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये केसेस, ठीक है, जीआई टैग में बासमती वाला केस, प्लांट वैरायटी के बारे में, थोड़ा सा ट्रेडमार्क के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, सॉरी, ठीक है। तो फिर आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी अगली क्लास में देखा जाएगा। चलो गाइस बाय।